Good morning students. Today I am going to teach you subject science for class 10th chapter 3. Our chapter 3 name is metals and non-metals. तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे मेटल्स के. फर्स्ट पॉइंट है इसका, फर्स्ट प्रॉपर्टीज लस्टर. मेटल्स हैव शाइनी सरफेस. लस्टर क्या होता है? लस्टर का मीनिंग होता है चमक. ठीक है, तो मेटल्स हैव शाइनी सरफेस. मेटल के जो होते हैं सरफेस वो शाइनी होते हैं, लस्टर होते हैं, चमकदार होते हैं. ठीक है, एग्जांपल के लिए ले सकते हैं गोल्ड और सिल्वर, जो कि बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, लस्टर्स होते हैं. सेकंड पॉइंट है हार्डनेस. हार्डनेस भी होता है कठोरता. तो मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं. एग्जांपल्स के लिए आयरन, कॉपर एटसेट्रा और भी मेटल्स होते हैं. इसमें एक एक्सेप्शनल है. ठीक है, एक्सेप्शनल मतलब होता है कि उससे हटकर थोड़ा अपवाद. एक्सेप्शनल में है तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम. सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो हैं वो ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो किचन में काम करने वाले जो हम लोग नाइफ यूज करते हैं उससे भी इसको काटा जा सकता है आसानी से. ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस में है. इनको छोड़कर के बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. थर्ड हमारा स्टेट. मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है मरकरी. मरकरी क्या है? एक मेटल है, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो लिक्विड स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. तो एक्सेप्शनल केस में हो गया. बाकी मरकरी को छोड़कर जितने भी मेटल हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. फोर्थ पॉइंट हमारा मैलिएबिलिटी. देखिए मैलिएबिलिटी क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को क्या किया जाता है कि अगर बीटन करके या स्ट्रेच करके उनको शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देने की इस क्वालिटी को, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी बोलते हैं. देखिए यहाँ पर जैसे कि मेंशन है मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. ओके, तो मेटल को थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है बीट करके या फिर स्ट्रेच करके, तो उसको क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी बोलते हैं. तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं. एक पॉइंट नीचे है गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स. गोल्ड और सिल्वर मेटल जो है वो मोस्ट मैलिएबल होते हैं, यानी कि उनको इजीली स्ट्रेच करके या बीट करके उनको शीट के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है. ठीक है, इसी वजह से जो है गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज वगैरह बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में मदद मिलती है हम लोगों को. तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट हमारा है डक्टिलिटी. ठीक है, तो डक्टिलिटी क्या है कि किसी भी एलिमेंट को जब स्ट्रेच करके या बीट करके थीन वायर के रूप में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? उसकी डक्टिलिटी कहलाती है. ठीक है, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर. और मेटल जो होते हैं उनको ड्रॉन करके थीन वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल कॉपर और एल्यूमिनियम. कॉपर और एल्यूमिनियम के क्या होते हैं कि थीन वायर बनाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में यूज होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर जैसे कि कोई भी एलिमेंट हो गया वो अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अगर पास करा देता है तो उसे क्या बोलेंगे? कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. इसका मतलब है कि वो अपने अंदर से मेटल्स क्या करते हैं? अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को पास करा देते हैं, तो वो गुड कंडक्टर हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर और कॉपर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि सिल्वर और कॉपर जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देते हैं. नेक्स्ट डेंसिटी. डेंसिटी मींस होता है घनत्व. जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेटल्स के जो क्या होते हैं कि वो बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी होते हैं. ठीक है, इसी कारण से जो है उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है. ठीक है, लेकिन कुछ जो मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, लिथियम, उसके बाद आपको पोटेशियम, जैसे इसका हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सोडियम, जिसको Na लिखते हैं, फिर पोटेशियम, के और लिथियम. ये तीन जो है हमारे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये काफी सॉफ्ट होते हैं जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं.
तो इनकी क्या है कि डेंसिटी भी कम होती है, जब डेंसिटी कम होगी तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी लो होती है। ठीक है, तो इनके अलावा जितने भी मेटल है उनकी डेंसिटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है। नेक्स्ट हमारा सोनोरस। ठीक है, सोनोरस क्या होता है देखते हैं। मेटल आर सोनोरस। सोनोरस मतलब ऐसा कि जैसे कि व्हेन मेटल स्ट्राइक टू ए हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। जब किसी भी एलिमेंट को स्ट्राइक करते हैं एक हार्ड सरफेस से तो क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि सोनोरस बोलते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। जो टेम्पल्स में क्या होता है कि बेल लगाए जाते हैं, बेल घंटी बजता है, या फिर स्कूलों में जो बेल लगता है वो क्या होते हैं, किस चीज के बने होते हैं, मेटल्स के होते हैं, तभी तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑक्साइड। तो मेटल की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ऑक्साइड से क्या होता है। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है, मेटल जो है ऑक्साइड के साथ जब वो कॉम्बिनेशन करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है लस्टर। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। नॉन मेटल जो होते हैं उनके सरफेस शाइनी नहीं होते हैं, इसलिए वो नॉन लस्टर होंगे। ठीक है, यानी कि वो लस्टर नहीं होंगे। एक्सेप्शन, इसमें भी एक एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो उसका सरफेस शाइनी होता है। ठीक है, आयोडीन एक नॉन मेटल है, फिर भी वो क्या है, शाइनी सरफेस होता है, तो वो एक्सेप्शन में है। सेकंड है हार्डनेस, वही जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कठोरता। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सॉलिड नहीं होते हैं, मतलब कि हार्ड नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन में देखिए, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड जो होता है एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और डायमंड जो होता है वो फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के फॉर्म में मौजूद रहता है। थर्ड देखते हैं स्टेट। ठीक है, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है कि वो एक नॉन मेटल है, लेकिन वो एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये एक्सेप्शन में है। इसके ब्रोमीन के अलावा जितने भी नॉन मेटल हैं वो या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं मेलिबिलिटी। इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मेलिबिलिटी क्या होता है कि थीन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देने को क्या बोलते हैं, मेलिबिलिटी बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, उनको थीन शीट के रूप में स्ट्रेच करके या बीट करके कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वो क्या होते हैं कि नॉन मेलेबल होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में हम पढ़ चुके हैं कि डक्टिलिटी में क्या होता है कि जिस भी एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं कि थीन वायर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, बीट करके स्ट्रेच करके, तो उसको क्या बोलते हैं, उस मेटल की डक्टिलिटी बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब है कि उनको वायर के रूप में स्ट्रेच नहीं किया जा सकता है, इसीलिए नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले। ओके स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में नेक्स्ट हमारा है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि कंडक्टर है या नहीं। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो अपने अंदर से, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब है कि जो भी एलिमेंट अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देता है तो वो क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। पुअर कहने का मतलब कि वो अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराएगा। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं कि वो पुअर कंडक्टर हो देते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी में। पेंसिल्स के जो लीड होते हैं, जो हम लोग पेंसिल्स लिखते हैं कॉपी पर, उनके लीड ग्रेफाइट के बने होते हैं। इसीलिए हम लोग को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए कि पेंसिल को किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच या सॉकेट के अंदर नहीं डालनी चाहिए, जिससे करंट लग सकता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट हमारा डेंसिटी।
मीन्स घनत्व, जिसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जनरली नन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जो नन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि लो डेंसिटी होती है उनकी, और लो डेंसिटी होने की वजह से उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, लो होती है। नेक्स्ट है सोनोरस, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग नन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नन मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब उसको हार्ड सरफेस से उस पे स्ट्राइक करेंगे नन मेटल्स को, तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। और मेटल में जस्ट अपोजिट हो रहा था कि मेटल्स को जब हम लोग हार्ड सरफेस से स्ट्राइक कर रहे थे तो क्या हो रहा था, साउंड प्रोड्यूस करता था। तो यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है कि व्हेन नन मेटल्स स्ट्राइक टू ए हार्ड सरफेस दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। जब भी हम लोग नन मेटल को हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि नन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नेक्स्ट है ऑक्साइड। जब भी नन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि नन मेटल के ऑक्साइड बनाएगा। और ये नन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नन मेटल भी कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नन मेटल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल इन एयर, यानी कि एयर के प्रेजेंस में जब हम मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, क्या बनेगा। फर्स्ट है मेटल कंबाइंड विथ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल को एयर में क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, एयर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जैसे इसको हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं। मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। एग्जांपल्स, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, उसी तरह से सेम एक एग्जांपल और है, एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे या रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा कि मेटल ऑक्साइड बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि जब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे इस बार कि डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इट मींस क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप के जो मेटल्स हैं वो डिफरेंट रिएक्टिविटीज शो करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम का सिंबल Na एंड पोटेशियम का K। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट टू विगरसली दैट दे कैच फायर। जब सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है कि विगरसली यानी कि बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, और क्या होता है कि कैच ये फायर, यानी कैच फायर मींस आग पकड़ लेना, आग पकड़ लेता है बहुत तेजी से। ठीक है, कहां पर, जब इनको ओपन प्लेस पर रखा जाता है, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ एयर में इनको रखा जाता है तो क्या होता है कि वो तेजी से कैच फायर कर लेते हैं। सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। इसीलिए इनको क्या किया जाता है कि इमर्स्ड यानी कि डुबा के रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस ऑफ Mg यानी मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड आर कवर्ड विथ ए थीन लेयर ऑफ ऑक्साइड व्हिच प्रिवेंट देम फर्दर ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड के साथ तो क्या होता है कि एक ऑक्साइड का थीन लेयर बना लेता है मेटल के ऊपर। जैसे मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का थीन लेयर बना लेगा, जिंक के साथ तो जिंक का लेयर बना लेगा, एल्यूमिनियम या फिर Pb के साथ तो वो उसका ऑक्साइड बना लेगा, थीन लेयर बना लेगा। जिससे क्या होता है कि वो फर्दर यानी आगे चल के उसको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है, यानी कि उसको खराब, उस मेटल को खराब होने से बचाता है। नेक्स्ट देखते हैं, Fe does not burn on heating but iron filings burn vigorously। Fe जो होता है आयरन, वो इजीली बर्न नहीं होता है। जब भी उसको हीट किया जाता है तो वो हीट हो जाएगा बट वो बर्न नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा कि वो हीट हो जाएगा बट वो बर्न नहीं होगा। लेकिन उसके जगह पे आयरन फिलिंग्स यानी कि आयरन पाउडर या आयरन चूर्ण को जब हम लोग क्या करेंगे, बर्न कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो विगोरसली यानी तेजी से बर्न हो जाएगा। ठीक है, अब है Cu does not burn but coated with black copper oxide। जब Cu को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है यानी उसको जलाया जाता है तो क्या होता है कि वो बर्न नहीं होगा, बट क्या होता है कि ब्लैक कॉपर कोटेड हो जाता है, यानी कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कोटेड उस पर कोटिंग हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है Au एंड Ag। Au मींस होता है औरम यानी कि सोना, और जिसको गोल्ड भी बोलते हैं हम लोग। Ag मतलब अर्जेंटम यानी कि वो चांदी। इसका सिंबल है सिल्वर का जो है वो सिंबल Ag होता है और गोल्ड का Au होता है। तो Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। Au और Ag जो है यानी गोल्ड और सिल्वर जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और पॉइंट है इसमें हम लोग देखेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है यहाँ जानेंगे हम लोग। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद both acid as well as bases to produce salt and water are called amphoteric oxides। यानी कि वैसा ऑक्साइड्स जो कि क्या करेगा कि बोथ एसिड एंड एज वेल एज बेसिस, जो कि वैसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट एंड वाटर। वैसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनाए, तो वैसे ऑक्साइड्स को क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बार एसिड से हम लोग रिएक्ट करा के देखेंगे कि क्या मिलता है हम लोग को, और एक बार बेसिस से मिलकर देखते हैं हम लोग क्या मिलता है हम लोग को। तो फर्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग किससे, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमारा, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल रहा है। ठीक है, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, जो कि एक सॉल्ट है। ठीक है, और फाइनली क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, एक सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग यहाँ चेक करते हैं बेस के साथ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इससे रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये भी क्या है, एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट हो गया। ठीक है, ये भी सॉल्ट हो गया और वाटर दे दिया। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर, और जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मींस वाटर का रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ तो क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग, मेटल को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जब हाईली रिएक्टिव मेटल होगा तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अगर लीस्ट या मॉडरेट अगर मेटल होगा रिएक्टिव तो क्या होगा, वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। सोडियम जो है, जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्योंकि सोडियम क्या है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम भी क्या एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो कैल्शियम को जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फेरस। ठीक है, तो Fe जिसको आयरन भी बोलते हैं, तो आयरन को वाटर से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मॉडरेट रिएक्टिव है मेटल, इसलिए ये क्या बना रहा है, ये हाइड्रोक्साइड ना बना करके ऑक्साइड बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब एक और पॉइंट है कि मेटल ऑक्साइड जब मेटल ऑक्साइड क्या करेगा, वाटर के साथ फिर रिएक्शन करेगा तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जैसे कि यहाँ Fe3O4 है, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है, अगर फिर से ये वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं इसको तो क्या होगा वो कि मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट जो मेटल होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लोग देखते हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो ऑलवेज कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, फेरिक एंड जिंक। ठीक है, यानी एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है रिएक्ट विद स्टीम, वो स्टीम के साथ यानी भाप के साथ रिएक्शन करते हैं ऑलवेज। नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम जो होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है कि जो वाटर में हाइड्रोजन है
वो उनको क्या कर, हाइड्रोजन के जो बबल्स होते हैं वो उनको मैग्नीशियम और कैल्शियम को उनके साथ में क्या करते हैं कि फ्लोट करा करके ऊपर सरफेस पे ले आते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ बोल रहा है। फिर नेक्स्ट है AuAg यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड Pb लेड डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड Pb होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं मेटल का तो क्या होता है। ठीक है, तो मेटल ले लिया हम और डाइल्यूट एसिड, हमें कभी भी हम लोग कराएंगे मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन तो डाइल्यूट एसिड का यूज करेंगे। क्यों? कंसंट्रेशन एसिड का यूज नहीं कराएंगे, क्योंकि वो क्या होता है कि हाईली एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो मेटल है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग को डाइल्यूट एसिड का ही यूज करना चाहिए मेटल के साथ रिएक्शन कराने के लिए। तो जब मेटल का एसिड के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि एक मेटल है फेरिक, आयरन इसका भी बोलते हैं, और HCl एसिड के साथ हम लोग इसका डाइल्यूट एसिड लिए हैं, HCl का डाइल्यूट फॉर्म लिए हैं, इसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि FeCl2 जो कि एक सॉल्ट है तो सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम यहाँ मेटल है और यहाँ HCl के डाइल्यूट फॉर्म से हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिड से तो क्या देता है AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड देता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। और एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है? एक सॉल्ट है। तो एसिड का कभी भी हम लोग कराएंगे मेटल के साथ यानी कि डाइल्यूट एसिड का ही कराएंगे तो मेटल के साथ तो क्या देगा? सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन देगा। नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। जब मेटल का हम लोग रिएक्शन कराएंगे अदर मेटल सॉल्ट के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। देखिए यहां से हम समझते हैं, मेटल ए ले लिए हैं कोई एक, ठीक है, उसके बाद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन लिए हैं मेटल बी का, और मेटल ए के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा हम लोग को, देखिए यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए और मेटल बी बाहर निकल जाए। इसका मतलब हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस चीज को कि जो मेटल ए है वो मेटल जो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी है उसमें से मेटल बी को रिप्लेस कर दे रहा है और खुद यहाँ पर आ जा रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। सॉल्ट सॉल्यूशन ए बना ले रहा है और मेटल बी को रिप्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग रिप्लेसमेंट रिएक्शन जब पढ़े थे पिछले प्रीवियस हम लोग क्लासेस में, तो वही चीज है यहाँ पर हो रहा है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी उसको बोल सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग आयरन ले लिए हैं फेरिक और कॉपर सल्फेट का हम लोग यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन लिए हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्ट सॉल्यूशन में हम लोग Fe यानी आयरन का रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा कि इसमें से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा यानी कि कॉपर को बाहर निकाल देगा और FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मेटल को डिस्प्लेस करेगा, ये पता चलेगा हमें रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये क्या है? एक सीरीज है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स के रिएक्टिविटी का सीरीज होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, Fe यानी कि आयरन है, और Pb है लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है इनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। मोस्ट रिएक्टिव जो ऊपर में है टॉप में वो क्या है? सब मोस्ट रिएक्टिव है, और नीचे में जो सबसे लास्ट में है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। इस तरह से जैसे जैसे नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम तो क्या होगा कि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब नीचे आएंगे तो इसका रिएक्टिविटी भी डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब टॉप से बॉटम की ओर आएंगे तो क्या होगा कि रिएक्टिविटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मेटल वो कौन है? सबसे टॉप वाला पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरिक, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag और यहाँ पर Au यानी कि गोल्ड। तो इस तरह से सबसे लीस्ट कौन सा हो गया?
यहाँ पर Au यानी कि गोल्ड हो गया, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। हम लोग पिछले रिएक्शन में देखे थे कि जो फेरिक है यानी कि आयरन था वो किसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा था। तो ये दोनों का पोजीशन क्या है, देखिए यहाँ पर फेरिक है और यहाँ पर कॉपर है। तो फेरिक जो है यानी कि आयरन वो कॉपर से ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो कॉपर से ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए क्या कर रहा है कि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। अच्छा, कॉपर को और कौन कौन से जो मेटल है वो डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो कॉपर के ऊपर वाले जितने भी हैं वो सब कॉपर को डिक्रीज कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और कॉपर किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर अपने जितने भी नीचे वाले हैं उनको डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या है, केवल यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बाकी सब जितने भी हैं वो टोटल मेटल हैं। तो ये एक दूसरे को, जैसे कि मान लीजिए आपको कि जिंक को डिस्प्लेस करना है, जिंक को डिस्प्लेस करना है तो जिंक के ऊपर वाले जो भी मेटल है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वो जिंक को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और किसी को नहीं। और इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है इस सीरीज में जिसको कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, वो है आपको पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर में कोई नहीं है, ठीक है। पोटेशियम सबसे टॉप पर है तो उसके नीचे वाले जो है वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके पोटेशियम के अगर कोई ऊपर होता तो उसे डिस्प्लेस कर सकता था, ठीक है। तो यही बात हमारा यहाँ पर क्लियर होता है कि ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो सजाया हुआ मेटल को, ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। जो जितना ज्यादा ऊपर है वो उतना एक्टिव होगा, रिएक्टिव, और जितना जो नीचे है बॉटम में है वो उतना लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल और मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो ये चीज समझने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ये क्या होता है कि एलिमेंट्स का टेंडेंसी होता है कि वो अपने वैलेंस शेल्स को कंप्लीटली फिल रखना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं पहले यहाँ पर सोडियम। सोडियम को हम लोग, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। इसके फर्स्ट सेल में जो होता है, देखिए यहाँ ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल और थर्ड सेल। फर्स्ट सेल में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2। सेकंड सेल में कितना होता है, 8। 2 और 8 मिलकर के बन गया 10, तो बच गया 1। तो यहाँ लास्ट वाले सेल, जिसको लास्ट वाले सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, ठीक है, थर्ड वाले, जैसे कि सोडियम का वैलेंस सेल थर्ड वाला सेल है, तो ये क्या है, यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो ये कंप्लीटली ये क्या करना चाहते हैं कि कोई भी एलिमेंट है वो अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, तभी वो कंप्लीटली वो स्टेबल होंगे। तो यहाँ पर सोडियम का तो यहाँ पर 1 है, तो इसको 8 बनाने के लिए या तो वो किसी अदर एलिमेंट से 7 लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा खर्च होगा, इसलिए वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब लॉस कर दिया तो फिर देख लीजिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसे यहाँ पर लॉस कर दिया तो ये सोडियम जो है यहाँ पर अब इसका अगर लॉस कर दिया है तो फिर क्या बनेगा, 2 और 8, यानी कि फर्स्ट सेल में उसका 2 बन जाएगा और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा, ठीक है। तो सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, उसने ये लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो जब भी देखिए कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लॉस कर दिया, तो अब ये इसका वैलेंस सेल जो है सोडियम का, ये सेकंड वाला होगा, क्योंकि थर्ड वाला जो सेल था उसको उसने लॉस कर दिया, ठीक है। तो इसका अब वैलेंस सेल में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यही इसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस सेल को कंप्लीटली फिल करना चाहते हैं, यानी कि 8 कंप्लीटली फिल करने का मतलब उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने वैलेंस सेल को कंप्लीटली फिल कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल टू फॉर्म कैटायन। मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं अपने वैलेंस सेल से और क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। जैसे कि सोडियम यहाँ पर बना रहा है, कि सोडियम क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को जब इसने लॉस किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया,
सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो फिर क्या हुआ कि इस पर एक कटायन चढ़ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या था, देखिए यहाँ पर इसके फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन जो था उसमें यहाँ पर इसको थर्ड सेल में वो लॉस कर दिया, तो उसके वजह से क्या हुआ कि वो कटायन बनाता है। जैसे कि मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल टू फॉर्म कटायन, और इसी को पॉजिटिव वाले साइन को क्या बोलते हैं, फिर ये कटायन कहलाता है। यानी कि जो भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन का लूज करते हैं और कटायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब चार्ज से, देखिए जब क्या होगा, वैलेंस सेल जो होता है यानी कि लास्ट वाले सेल में अगर चार्ज से कम होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो लॉस करेंगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। और जो उनका अगर चार्ज से ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, गेन करने की कोशिश करेंगे एनर्जी बचाने के लिए, ठीक है। तो उस फॉर्म में क्या होता है कि एनायन बनता है। यहाँ देखते हैं हम लोग, non metal gain electron in their valence cell to form anion। अब नन मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, अपने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनते हैं, एनायन बनाते हैं। जैसे कि क्लोरीन एक नन मेटल है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो ये इसके लास्ट सेल में क्या हो जाएंगे, इसके लास्ट में जैसे 2, 8 और 7, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल में 7 है, उसको 8 बनाना है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो जब गेन कर लेगा तो Cl माइनस, यानी कि निगेटिव साइड को हम लोग एनायन बोलते हैं। जब वो गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, वो 2, 8 और 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है उसने गेन कर लिया। जब गेन कर लिया तो फिर क्या हुआ कि एनायन बना देता है। तो कोई भी जो नॉन मेटल है वो क्या करता है कि अपने वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक या एक से अधिक भी गेन कर सकता है। तो गेन करता है तो क्या होता है, और ये नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं और 3 से कम भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से कैटायन जो क्या करता है, मेटल जो है वो कैटायन बनाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, और जो है नॉन मेटल जो है वो एनायन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ नंबर, द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। जो नॉन मेटल और मेटल्स का जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, जिससे कि कंपाउंड बन रहा है, जैसे कि NaCl है ना, Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस का जो यहाँ पर मिल करके क्या बनेगा, NaCl बनेगा यहाँ पर कंपाउंड। तो ये क्या हो रहा है कि Na के पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, ये दोनों क्या मिलकर के बनाए, आयनिक कंपाउंड बना लिए। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे की जो जरूरत है, जिसको जरूरत है उसने ले लिया, जिसको जरूरत नहीं है उसने दे दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो यही बात यहाँ बोल रहा है, इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl जो आयनिक कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए यहाँ पर सोडियम हमने लिख दिया, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 1, ठीक है, यानी कि 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया है 2, 8 और 7। तो देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि सोडियम जो है वो सोडियम के लास्ट सेल जो बैलेंस सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हमने लिख दिया। और देखिए यहाँ क्लोरीन जो है इसके लास्ट यानी कि बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको हमने क्रॉस से, दोनों एक तरह का दिखे इसलिए हमने इसको डॉट से और इसको क्रॉस से डिनोट किया है। तो क्लोरीन में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सेल में इसके हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने बैलेंस सेल को फुलफिल करने के लिए, और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिसको वो डोनेट करेगा, जिसको वो लूज करेगा तब वो फुलफिल हो पाएगा उसका बैलेंस सेल। तो इस तरह से दोनों क्या करते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो क्लोरीन में यहाँ चला जाएगा, ठीक है, वो क्लोरीन में चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि आयनिक कंपाउंड बनेगा और केमिकल रिएक्शन होगा, सोडियम और क्लोरीन का केमिकल रिएक्शन होगा, जिससे कि आयनिक कंपाउंड बन पाएगा। इसको इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो ये क्या किया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या होगा कि इस पर प्लस चार्ज, जो लूज करता है, जो भी एलिमेंट लूज करता है इलेक्ट्रॉन को उस पर प्लस चार्ज आता है, इसको कैटायन बोलते हैं, ठीक है, कैटायन होता है। और देखिए यहाँ क्लोरीन में क्या हो रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, इस पर Cl नेगेटिव यानी कि माइनस चार्ज पड़ रहा है, जिसको भी इसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं।
तो जो भी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को उस पर नेगेटिव चार्ज होगा जिसको एनायन बोलते हैं, और जो भी लॉस करेगा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का वो पॉजिटिव चार्ज करता है उस पर और उसको कैटायन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पर इसका भी जो है वैलेंस शेल फुलफिल हो गया, 2 8 और 8 यानी कि 18 हो गया इसके भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसकी उसी तरह से एक और एग्जांपल में देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl2 का। तो एल्यूमिनियम का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 8 और 2, इसके वैलेंस शेल जो है लास्ट वाले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। फिर क्लोरीन देखिए, क्लोरीन का सेम उसी तरह से 2 8 और 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो हमने यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन को रख दिया है। अब देखते हैं हम लोग, तो इसी तरह से जैसे सोडियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन बनना था वैसे एल्यूमिनियम का, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग उसको क्लोरीन को दे देंगे। ठीक है, तो क्लोरीन को देते, फिर भी देखिए एल्यूमिनियम के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्स्ट्रा है, तो जिसके वजह से वो अभी फुलफिल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो अभी आयनिक कंपाउंड नहीं बना पाएगा, तो एक एक्स्ट्रा हम लोग क्लोरीन जो है यहाँ पर उसमें ऐड करेंगे। तो इसमें भी क्या हो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा क्लोरीन जो है वो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि वो 2 क्लोरीन के साथ, एल्यूमिनियम जो है वो 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वो क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में वो लूज कर दिया जिसके वजह से वो स्टेबल हो गया, और जो क्लोरीन है वो दोनों क्लोरीन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो जिसके वजह से क्या हुआ, यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और 2 ठो क्लोरीन, एक एल्यूमिनियम 2 ठो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इस तरह इसको इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि एल्यूमिनियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन +2 है, देखिए लिखा हुआ, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है और जो लॉस करता है उस पर प्लस चार्ज लगता है, इसको कैटायन बोलते हैं। अब देखिए क्लोरीन जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है जिससे क्या हो रहा है कि वो एनायन बना रहा है, तो इसी फॉर्मेशन से क्या हुआ, हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। तो बस इतना याद रखना है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं, ठीक है, और वो कैटायन बनाते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं जो कि एनायन बनाते हैं, और इन्हीं नॉन मेटल और मेटल के केमिकल रिएक्शन से जो है आयनिक कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आयनिक कंपाउंड में नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी कि हम लोग आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर क्या होता है इसमें देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड का। दे आर सॉलिड एंड हार्ड, ये सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, और हार्ड होने के साथ साथ क्या होता है जनरली ब्रिटल। ब्रिटल मींस होता है जो इजीली ब्रेकेबल होता है, जैसे कि मार्बल होता है कि उसको हैमर से अगर मारेंगे तो वो इजीली ब्रेकेबल होता है और वो हार्ड भी होता है, तो उसी तरीके से होता है आयनिक कंपाउंड भी क्या होता है, हार्ड के साथ सॉलिड होता है, हार्ड के साथ साथ इजीली ब्रेकेबल भी होता है, उसको हैमर से पीटा जाए तो वो इजीली ब्रेक कर जाएगा। नेक्स्ट हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, soluble in water but not in kerosene, petrol etc। आयनिक कंपाउंड जो होता है वो वाटर में soluble होता है लेकिन केरोसिन एंड पेट्रोल में वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन देखते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन फॉर्म, मोल्टेन स्टेट एंड सॉल्यूशन फॉर्म। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को किस फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म यानी पिघली हुई अवस्था में, और सॉल्यूशन के फॉर्म में, लिक्विड अवस्था में, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। लेकिन सॉलिड स्टेट में अगर होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अकरेंस ऑफ मेटल, यानी मेटल कैसे हमें प्राप्त होता है, कैसे मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले पॉइंट हमारा यहाँ पर है मिनरल्स। देखिए मिनरल्स क्या होता है, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है। यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड होता है जो हमें अर्थ क्रस्ट से यानी अर्थ के सरफेस से या अर्थ के क्रस्ट से हमें नेचुरली प्राप्त हो जाता है, वैसे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड हमारा ओर्स।
minerals that contain very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. Such minerals are called ores. यानी कि वैसे मिनरल्स जिनमें क्या होता है कि हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल होता है, ठीक है, वैसे मिनरल्स जिसमें कि बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा अमाउंट में पार्टिकुलर मेटल पाया जाता है और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रॉफिटेबली एंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि फायदे के रूप में, फायदे के साथ और इजीली उसको हम लोग उससे मिनरल से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वैसे मिनरल्स को क्या कहा जाता है, ओर्स कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि वैसा मिनरल जिनमें क्या होता है कि पार्टिकुलर मेटल जो होता है कि वो लार्ज अमाउंट में उसमें मौजूद होता है, जिसको हम लोग इजीली और प्रॉफिटेबली क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। तो वैसे मिनरल्स को क्या कहा जाता है, ओर्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है गैंग। Ores are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. are called gang। देखिए गैंग क्या होता है, गैंग जो होता है कि जैसे कि कोई भी मेटल निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी अर्थ क्रस्ट से कोई भी चीज निकालेंगे तो उसमें बहुत सारा सैंड या बालू की या फिर आपको सॉइल की मात्रा उसमें क्या आती है, उसमें रहती है, तो उस इम्प्योरिटीज होती है बहुत सारी। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है जो कि हमारे लिए कोई इसकी जरूरत नहीं है हमको, तो उसको अलग करने के लिए कि बहुत सारा प्रोसेस भी होता है तो उसको अलग किया जा सकता है। तो उस इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं, उस मिनरल्स में जो इम्प्योरिटीज होती है जैसे सॉइल, सैंड, उस इम्प्योरिटीज को बोला जाता है गैंग बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ओर्स और गैंग साथ में होते हैं, ओर्स और गैंग जो होते हैं वो साथ में होते हैं। ठीक है ना, जब भी हम लोग मिनरल्स को निकालते हैं सॉइल के अंदर से तो क्या होता है, ओर्स और गैंग दोनों साथ में होते हैं, जिनको क्या किया जाता है कि ओर्स से मेटल्स को निकाला जाता है, तो गैंग जो होते हैं उस इम्प्योरिटीज को उसको बाहर किया जाता है जो कि अननेसेसरी होते हैं। ठीक है, तो गैंग क्या होता है, जस्ट लाइक एक इम्प्योरिटीज है। ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ओर्स से कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग स्टेप्स होता है कुछ, ठीक है, तो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को प्योर मेटल मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टेप 1 में क्या करेंगे, फर्स्ट में है इन्वेस्टमेंट ऑफ ओर्स। देखिए जो ये ओर्स होते हैं जैसे कि ये मिनरल जो हमारा अर्थ क्रस्ट से हम निकालते हैं तो वो ओर्स और गैंग के फॉर्म में होते हैं। जब भी अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स निकाला जाता है तो किस फॉर्म में होते हैं, प्राइमरी फॉर्म में उसका क्या होता है फॉर्मेशन, उसका होता है ओर एंड गैंग के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओर की जरूरत पड़ती है हमको सिर्फ केवल मेटल निकालने के लिए, तो उसमें बहुत सारी क्या होती है, गैंग होती है। गैंग जैसे बता चुके हैं कि इम्प्योरिटीज होती है, बहुत सारा सैंड और सॉइल पार्टिकल होता है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गैंग को हम लोग वहां से हटा देंगे, इस इम्प्योरिटीज को हटा देंगे, तो हमारा सिर्फ ओर बचेगा। ठीक है, ओर से क्या किया जाता है कि मेटल्स को निकाला जाता है। जो मेटल होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सेकंड स्टेप में क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इस ओर से क्या किया जाएगा, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा उससे। ठीक है, और सेकंड फॉर्म में क्या होगा, सेकंड फॉर्म में हमारा यहाँ पर स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप 1 में ठीक है मिनरल्स था जो कि ओर और गैंग के फॉर्म में था, वहां से गैंग को हटाएं। सेकंड फॉर्म में क्या हुआ, मेटल्स, जो ओर से मेटल निकाला था, मेटल निकाल लिए। उसके बाद जो मेटल हमको प्योर फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, स्टेप थर्ड में रिफाइन करना होगा, यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जब हम लोग थर्ड स्टेप में रिफाइनिंग ऑफ मेटल कर लेंगे तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इन तीनों स्टेप को हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टेप हमारा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग फर्स्ट स्टेप जो है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स। इसमें क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले कि ओर्स से जो गैंग है, जो कि इम्प्योरिटीज है, उसको रिमूव करेंगे। जो नेचुरल फॉर्म में हम लोग को क्या मिलता है, नेचर से ओर प्लस गैंग, तो ओर प्लस गैंग में से हम लोग को गैंग को रिमूव कर देना है, यानी कि इम्प्योरिटीज को हटा देना है। तो इस गैंग को हटाने के लिए, गैंग को रिमूव करने के लिए कुछ टेक्निक्स और मेथड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस में तो कौन कौन सी प्रोसेस है ये हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग, सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड है फ्लोटेशन, उसके बाद है केमिकल सेपरेशन या इसे लीचिंग भी कहा जाता है। तो ये चारों हमारा है टेक्निक्स और मेथड्स, तो इनको हम लोग 1 बाय 1 करके डिटेल में देखेंगे चारों मेथड्स को। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट हम आप लोग देखते हैं मेथड्स जो है हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में किस तरह से ओर से गैंग को रिमूव किया जाता है ये हम लोग देखते हैं।
in this process crushed or washed by water steam. ठीक है, if an ore is denser than gangue, ठीक है, then the gangue particles are washed away with water steam and heavy ores remain behind. ठीक है, remains behind. तो इसमें क्या होता है, इसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक, इस चीज को समझने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है. इसमें क्या है कि एक प्लास्टिक का ऐसे गड्ढे वाला एक शेप का कोई चीज लेंगे, ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, गड्ढा होता है, इसमें इस सब खाने में गड्ढा होता है, और ऊपर से जो है एक कोनिकल फ्लास्क टाइप का होता है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ओर्स हम लोग को ये मिनरल्स हमको मिलेंगे उसको क्रश करेंगे. ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर देंगे, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में आएगा तो उसको हम लोग पहले क्रश कर देंगे. क्रश करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो है ऊपर में फ्यूनल में से उसको क्रश किए हुए जो मिनरल्स हैं उसको डालेंगे. उसको जब डालेंगे तो क्या होगा कि उधर से वाटर स्टीम छोड़ेंगे, यानी कि पानी की धारा जो है नल के थ्रू यहाँ छोड़ेंगे. तो इसमें क्या होगा कि जब हम लोग मिनरल्स को डालेंगे तो जो, क्योंकि देखिए जो ओर्स की जो होती है डेंसिटी वो ज्यादा होती है किसके अकॉर्डिंग में, गैंग के अकॉर्डिंग में. तो जो हेवी डेंसिटी वाला होगा चीज वो यहीं पर रह जाएगा, इसके गड्ढे में फंस जाएगा, और जो लाइट डेंसिटी यानी कम डेंसिटी वाला होगा वो क्या होगा कि वो वॉश हो जाएगा, वाटर के साथ वॉश होकर के बैठ जाएगा और यहाँ पर आकर के नीचे इस बॉल में जम जाएगा. जैसे कि अगर मान लिया जाए कि हम लोग गैंग और ओर को साथ में एक मिनरल्स लिया हुआ है, तो जब हम लोग यहाँ से क्रश किया हुआ डालेंगे तो वाटर स्टीम जब उसको पड़ेगा तो जो हेवी डेंसिटी वाला ओर है वो क्या होगा, ओर इस गड्ढे में आकर के फंस जाएगा, इस गड्ढे में सब रख जाएगा, और जो गैंग है जो कि कम डेंसिटी वाला है वो वॉश हो जाएगा, यानी कि वाटर की स्टीम से वॉश होकर के वो नीचे इस बॉल में आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा सेपरेशन हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. जो गैंग है वो ओर से रिमूव होके नीचे चलाएगा और हमारा जो प्योर ओर है वो केवल बच जाएगा. ठीक है, इस तरह से हमें पता चला कि इस तरह से हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं, ओर से गैंग को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. तो यही बात इसमें लिखी हुई है. तो इस ओर्स जो होता है किसका जैसे कि कुछ ऐसे हैं जिनका इस तरह से इस मेथड से किया जाता है हाइड्रोलिक वॉशिंग से, जैसे टीन और लेड, इनका जो होता है गैंग निकालना ओर से इस मेथड से, इस प्रोसेस से किया जाता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग से किया जाता है. और ऑल्सो यूजिंग गोल्ड रिफाइनिंग. देखिए गोल्ड जो है वो नेचुरल फॉर्म में मिलता है, ठीक है, उसमें तो फिर उसको प्यूरिफाई करने की जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ भी वो जो अर्थ क्रस्ट से निकलता है गोल्ड, उसमें भी क्या होता है कि क्ले पार्टिकल या सैंड पार्टिकल जो होते हैं उसमें लगे होते हैं, तो उसको भी इस प्रोसेस से यानी कि हाइड्रोलिक वॉशिंग से होता है, जो प्योर गोल्ड है उसको निकाल लिया जाता है और जो हल्का फुल्का इम्प्योरिटीज है उसको हटा दिया जाता है. तो इस तरह से हमारा है हाइड्रोलिक वॉशिंग. तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स. तो सेकेंड हमारा है मैग्नेटिक सेपरेशन. ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि दिस मेथड्स वर्क ऑन मैग्नेटिक प्रिंसिपल, यह मैग्नेटिक प्रिंसिपल पर वर्क करता है. दिस मेथड अप्लाइड व्हेन ओर एंड गैंग पार्टिकल्स हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. और ये प्रिंसिपल अप्लाइड करने के लिए कि कुछ चीजें जरूरी है, जैसे कि गैंग और ओर्स में दोनों में से किसी एक को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, यानी कि कोई भी जो है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करने वाले होना चाहिए, या तो गैंग या फिर ओर्स. तो जनरली केस में क्या होता है कि ओर्स जो होता है वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, और जो गैंग होता है वो नहीं करता है. तो इसको हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर एक जैसे कि 2 व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक जो होता है कि मैग्नेटिक व्हील्स होता है, मैग्नेट का व्हील्स होता है. और यहाँ पर से जब हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मिनरल्स फॉर्म में जब ओर्स मिल जाएगा तो हम उसको क्रश करेंगे तभी यहाँ पर इस फ्लास्क के थ्रू हम लोग इसको डाल सकेंगे. तो फ्लास्क के थ्रू हम लोग जब डालेंगे क्रश किया हुआ मिनरल्स को तो क्या होगा कि दोनों साथ में आएंगे यहाँ तक. और ये मूविंग व्हील होता है, ये मूविंग व्हील एक रिबन के थ्रू क्या होता है, ये एक फीता के थ्रू ये मूविंग करता है, रेगुलरली मूव करता है. जब ये मूव करेगा तो ये सारा क्रश जो है वो कहाँ, ये क्रश किया हुआ जो है ये मिनरल्स है वो आगे आएगा. जब आगे आएगा तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाला है यानी कि ओर्स है वो क्या होगा, इस मैग्नेट वाले व्हील में चपक करके धीरे धीरे यहाँ गिरेगा, इसको क्लोज ला करके चिपका के यहाँ गिराएगा. और जो बाकी इम्प्योरिटीज है यानी कि गैंग है वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आके गिरेगा, जिससे क्या होगा कि दोनों सेपरेट हो गया, है ना. इस मिनरल से दोनों का सेपरेशन हो गया. इस मेथड से क्या हुआ कि जो रिमूविंग ऑफ गैंग है ये हो चुका है, यानी कि गैंग को रिमूव कर दिया गया और जो ओर है हमारा प्योर वो किनारे अलग हो चुका है. तो इस प्रोसेस में क्या करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक सेपरेशन से गैंग से ओर्स को, यानी कि ओर्स से क्या है गैंग को, इम्प्योरिटीज को अलग कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर है क्रॉस फ्लोटेशन. ठीक है, इससे भी हम लोग सेपरेटिंग करते हैं गैंग्स को ओर से.
इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स को सेपरेट किया जाता है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पहले समझ जाते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या होता है कि जो वाटर में इजीली डिसॉल्व ना हो, यानी कि वाटर में वो डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होगा कि जो वाटर में इजीली एकदम डिसॉल्व हो जाए कंप्लीटली, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। तो यानी कि इस हम लोग को प्रोसेस में क्या होना चाहिए कि दो ऐसे चीज लेने चाहिए, जैसे कि हम लोग लिए हुए हैं गैंग और ओर्स, तो उनमें एक होना चाहिए हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो जो ओर्स होता है हमारा इसमें, इस प्रोसेस में, इस मेथड में ओर्स जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वो इजिली, यानी कि वो डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में। और जो गैंग होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो इस प्रोसेस में हम लोग समझते हैं कि किस डायग्राम से कि कैसे हम लोग होता है। इसमें होता है जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक इस तरह से पॉट ले लिए, उसके बाद क्या होता है उसमें पाइन ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर जो सॉल्यूशन है वो हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। डालने के बाद क्या होता है कि अर्थ से जो हमारा निकला है ये मिनरल्स, उसको क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद यानी कि उसको बुरबुरा टाइप का क्रश कर देंगे। करने के बाद उसको अंदर इस वायर के सॉल्यूशन में डाल दिया जाएगा। डाल देने के बाद क्या होगा कि इस पाइप के थ्रू एयर सप्लाई किया जाएगा, काफी स्पीड मात्रा में एयर सप्लाई किया जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये घूमने लगेगा। जब घूमेगा तो क्या होगा कि स्पीडली घूमेगा, तो फिर क्या करेगा, फ्रोथ ये होगा, यानी कि झाग निकलेगा। फ्रोथ में होता है झाग निकलने लगेगा। जब झाग होगा पूरा, तो झाग ये कहाँ आ जाएगा, ये जो झाग है ये आपको फिर यहाँ इस तरह से पूरा झाग भरने लगेगा। तो जब झाग भरने लगेगा तो क्या होगा कि वो जो कि आपका ओर्स है, तो ओर्स को क्या जाएगा कि पाइन ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें जाके चिपक जाएगा, क्योंकि वो तो सस्पेंडेड रहेगा, वो तो डिसॉल्व होगा नहीं वाटर में, ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। तो ओर्स क्या होगा कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, वो क्या करेगा कि पाइन ऑयल के पार्टिकल के साथ चिपका रहेगा। जब उसको एयर दिया जाएगा तो क्या होगा, फ्रोथ के साथ यानी कि झाग के साथ वो उस पार्टिकल, पाइन ऑयल के पार्टिकल के साथ क्या होगा, झाग बन के वो ऊपर चलाएगा। और जो गैंग है वो तो कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है तो वो तो डिसॉल्व हो जाएगा और वो नीचे टोटली जो है ना उसके पेंदी में क्या हो जाएगा कि बैठ जाएगा गैंग। और जो होगा वो फ्रोथ के साथ यानी कि झाग के साथ वो ऊपर चलाएगा, जिसको अलग कर दिया जाएगा। यानी कि झाग के साथ हमें क्या मिल गया, और मिल गया, और नीचे जो है हमारा सॉल्यूशन के नीचे बेड में क्या मिल गया, हमको गैंग मिल गया। दोनों अलग हो गए, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम लिया है फ्लोट फ्लोटेशन, यानी कि झाग उत्पन्न करके फ्लोटेशन, झाग के साथ फ्लोट कराना। तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ ओर्स में हमारा लास्ट नंबर है केमिकल सेपरेशन और लीचिंग, इसको लीचिंग भी कहा जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ओर्स आर सोल्यूबल एंड गैंग्स आर इनसोल्यूबल। इसमें क्या होता है कि ऐसा केमिकल लिया जाएगा जिसमें क्या होगा कि ओर जो है वो आपको सोल्यूबल होगा और गैंग जो है इनसोल्यूबल होगा, यानी कि वो नीचे बेड में ही रह जाएगा, और ओर जो है वो सोल्यूबल हो जाएगा केमिकल में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, लीचिंग इज डन इन प्रेशर सिलिंड्रिकल वेसल। लीचिंग जो होगा वो सिलिंड्रिकल वेसल में किया जाएगा ताकि उसमें अच्छे से प्रेशर दिया जा सके, ठीक है। और कन्वर्ट इन मेटल सॉल्ट, इसमें क्या होगा कि और जो होगा वो मेटल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और बाकी जो है गैंग वो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग एग्जांपल से यहाँ पर क्या लेते हैं, हम लोग जिंक सल्फाइड जो कि एक और है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे कि H2SO4, ठीक है, जो कि यहाँ पर हम लोग एक केमिकल लिए हुए हैं, इसमें क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व कराएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट। देखिए जिंक सल्फेट जो कि क्या हुआ, मेटल सॉल्ट, एक मेटल सॉल्ट के फॉर्म में हमारा क्या हो गया कि यहाँ पर ओस जो है वो सल्फेट जो है हमारा वो मेटल फॉर्म में, मेटल सॉल्ट के फॉर्म में मिल गया, और क्या हो गया फिर वाटर और वो गैस के फॉर्म में सल्फाइड निकल गया। तो इसके बाद हम लोग ZnSO4 में से हम लोग को फिर जिंक को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। बाद में क्या किया जाएगा कि इस ZnSO4 जो है, जो कि सॉल्ट, मेटल सॉल्ट के फॉर्म में ओर्स मिला है हमें, इसमें से जो ओर है सल्फेट इसको अलग कर दिया जाएगा, और यहाँ जो जिंक है मेटल इसको बाद में एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि अलग कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस से हमारा क्या हुआ, लीचिंग के प्रोसेस से भी जो है कि क्या किया गया कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ओर्स किया गया, गैंग को ओर से अलग किया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखेंगे कि एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज।
देखिए हम लोग इसमें देखेंगे कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और एक्टिविटी सीज हम लोग देखेंगे कि जो लो एक्टिविटी वाले हैं, एक्टिविटी सीज के जो लोएस्ट में है, ठीक है, तो उनको कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मिडिल वाले को देखेंगे, फिर अपर वाले को देखेंगे कि कैसे कैसे इनके जो ये है मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हम देखते हैं लोअर वाले को। These metals are नॉन रिएक्टिव। जो लोअर वाले होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नॉन रिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग। और इनके जो ऑक्साइड हैं उनको क्या, उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कैसे, इजीली एकदम बाय हीटिंग से। नॉर्मल जो हीटिंग दे करके उनको मेटल को उनके ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। एग्जांपल से हम समझते हैं कि मरकरी जो है Hg एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिनेबार, HgS को सिनेबार बोलते हैं। तो सिनेबार से कैसे मरकरी को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये नॉर्मली हीटिंग से। सबसे पहले मरकरी, देखिए यहाँ पर हम देते हैं सिनेबार को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो क्या होगा, मरकरी ऑक्साइड देगा, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो ऊपर रिलीज कर देगा। ऐसे ऊपर सिंबल का मतलब होता है वो गैस बनकर रिलीज कर गया। उसके बाद फिर इसको दोबारा हीटिंग देंगे, मरकरी ऑक्साइड को दोबारा अगर हीट देते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या होता है कि वो प्योर मरकरी हमको मिल गया, और ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या होगा कि वो एयर में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल हीटिंग से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओर से। अब सिमिलरली देखेंगे कॉपर Cu2S यानी कॉपर सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन्ड। इसी तरह से कॉपर सल्फाइड को भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। Cu2S, यहाँ Q को ले लिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या किया हम लोग, हीट किए, तो क्या मिला Cu2है, Cu2O मिला, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो ऊपर निकल गया एयर बन के। फिर उसके बाद हम दोबारा हीटिंग करेंगे Cu2O को, इस बार क्या करेंगे कॉपर सल्फाइड के साथ, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ जब हीट करेंगे मिलाकर के दोनों को, तो हमारा फाइनली क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। फाइनली कॉपर मेटल हमारा ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएगा, और यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा है कि हम लोग क्या करेंगे कि लोअर जो एक्टिविटी सीरीज में जो लोअर मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है बहुत ही इजीली बाय द नॉर्मल हीटिंग प्रोसेस से। नॉर्मल हीटिंग प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखेंगे आगे भी हम लोग स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखेंगे सेकंड वाला कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज। लोअर का हम लोग देख चुके हैं, अब मिडिल वाले का देखते हैं। तो मिडिल वाले में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जिंक होता है, आयरन होता है और लेड होता है, ठीक है। इस तरह के जो मेटल्स हैं उनको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखेंगे दिस मेटल्स आर यूजुअली सल्फाइड और कार्बोनेट्स। देखिए ये जो मेटल्स होते हैं मिडिल वाले, वो नेचुरली जो है वो क्या होते हैं कि यूजुअली वो सल्फाइड या फिर कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। दूसरा, इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। इसको क्या होता है, आसानी से हम लोग क्या करते हैं कि मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके ऑक्साइड के फॉर्म में। जब मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा तो उसको इजीली हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए सल्फाइड और कार्बोनेट्स के जब फॉर्म में ये होते हैं और तो इनको एक्सट्रैक्ट करना इजी नहीं है, वो आसान नहीं। इसीलिए इनको पहले क्या किया जाता है कि पहले इनको मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद से इसको इजीली एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल को मेटल ऑक्साइड से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल सल्फाइड ओर्स। सबसे पहले मेटल सल्फाइड उसको देखेंगे, फिर उसके बाद कार्बोनेट्स को देखेंगे, ठीक है। तो सल्फाइड ओर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को रोस्टिंग करना पड़ेगा, मतलब कि उसको बहुत ज्यादा हीटिंग देना पड़ेगा। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रॉन्ग इन प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे कि इस सल्फाइड ओर्स को हम लोग बहुत ज्यादा रोस्टिंग करेंगे, यानी कि स्ट्रांगली हीटिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है कि इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। जब ये मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में जाएगा तो हम लोग इजीली उसको मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल्स यहाँ पर। जिंक सल्फाइड दिए हुए हैं, ठीक है, सल्फाइड के फॉर्म में। जिंक सल्फाइड सल्फाइड ओर्स है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस इसको बर्न कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर जिंक ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकल जाएगा बाहर। तो जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया तो हमको ऑक्साइड और से फिर हम लोग जिंक को, जैसे ये जिंक है जो जस्ता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके अलग कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखेंगे कार्बोनेट ओर्स को। सल्फाइड ओर्स को हम लोग देख चुके हैं कैसे होता है एक्सट्रैक्शन। अब देखेंगे कार्बोनेट ओर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल, ठीक है। तो उसका यहाँ प्रोसेस होता है
कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन के प्रोसेस से करते हैं। उसमें सल्फाइड ओर्स को क्या कर रहे थे, रोस्टिंग के प्रोसेस से। यहाँ पर हम लोग करेंगे कार्बोनेट ओर्स को कैल्सिनेशन प्रोसेस से। द कार्बोनेट्स ओर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस और लिमिटेड ऑक्सीजन। कार्बोनेट ओर्स को क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, किसमें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन ना हो या फिर थोड़ा सा मात्रा में ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन हो वहां पर, तो क्या करेंगे, कार्बोनेट्स ओर को हीटिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए देखते हैं। इसे जिंक कार्बोनेट यहाँ पर दिया हुआ है, कार्बोनेट का ओर्स है यहाँ पर, इसको हीटिंग करेंगे स्ट्रांगली, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड ऑक्सीजन के केस में, तो क्या होगा कि जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि मेटल ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस से हम लोगों को मेटल ऑक्साइड प्राप्त हो गया। जी, जैसे कि हम यहाँ पर एक था हमारा प्रोसेस क्या, रोस्टिंग, दूसरा हमारा था क्या, कैल्सिनेशन। तो इस तरह से क्या होगा कि सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर से हमको क्या मिला, मेटल ऑक्साइड हम लोग दो प्रोसेस से, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम लोग को मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। मेटल ऑक्साइड से मेटल को कैसे रिडक्शन करेंगे, कैसे उनको अलग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को दोनों ही प्रोसेस में, कैल्सिनेशन और जो आपका रोस्टिंग था, उन दोनों ही प्रोसेस में हमको क्या मिल रहा था, मेटल ऑक्साइड मिल रहा था। तो मेटल ऑक्साइड से हमको प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, अलग करना है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले रिडक्शन, रिडक्शन जो प्रोसेस है हम लोग चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ इस चीज को। इट मीन्स रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो फॉर रिडक्शन वी यूज सम रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन कराने के लिए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर है कार्बन, ठीक है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो सी, अब फर्स्ट देखते हैं कार्बन, इसको कोक के भी, कोक भी बोलते हैं इसको, कार्बन को कोक के फॉर्म में भी होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड जो है एक मेटल ऑक्साइड है। इससे क्या होता है कि कार्बन से जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर प्योर जिंक यानी कि जस्ता जो है, प्योर जिंक हमको मिल गया, और यहाँ पर जो गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड वो अलग हो जाएगा। तो इस रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि जिंक में जो ऑक्सीजन है उसको रिड्यूस किया जा रहा है, इसको हटाया जा रहा है। तो रिडक्शन के प्रोसेस से हम जो है मेटल ऑक्साइड से मेटल को इजीली हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यही था हमारा प्रोसेस रिडक्शन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल्स टॉप इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज के टॉप में जो है वो हम लोग देखेंगे उन मेटल्स का किस तरह से हम लोग उनका एक्सट्रैक्टिंग करेंगे। मिडिल वाले का हो चुका है, लोअर वाले का हो चुका है, अब हम लोग टॉप वाले को देखेंगे। तो फर्स्ट में देखते हैं, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ये जो टॉप में होते हैं, एक्टिविटी सीरीज के टॉप में होते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स के लिए यहाँ पर होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये टॉप में होते हैं, एक्टिविटी सीरीज के टॉप में रहते हैं। ये काफी रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव। दिस आर नॉट रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट से नॉर्मली ये रिड्यूस नहीं हो सकते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये जो है मेटल्स, ये इनका रिडक्शन कैसे होता है, इनका एक्सट्रैक्टेड कैसे होता है, ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के प्रोसेस से। ठीक है, नॉर्मली रिडक्शन से ये नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से, यानी कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराना पड़ेगा फ्रॉम देयर मोल्टेन स्टेट। ये जब मोल्टेन स्टेट में होंगे तभी इनका कराएंगे हम लोग। ठीक है, इनको मोल्टेन स्टेट पे ला करके इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के प्रोसेस से जो होगा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा इनका। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ Na, सोडियम जो मेटल है उसको NaCl कंपाउंड से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा, दो रॉड लेना पड़ेगा, एक होता है एक नेगेटिव चार्ज वाला यानी कैथोड, एक है हमारा एनोड, एनोड पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और नेगेटिव चार्ज वाला कैथोड होता है। तो इनमें NaCl का हम लोग क्या करेंगे कि मोल्टेन स्टेट डाल देंगे, और इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो क्या होगा कि इसका जो आयनिक कंपाउंड था NaCl, जो Na पॉजिटिव मिलकर बनता है, Na क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl माइनस मिलकर के, जो प्लस और माइनस वाले मिलकर के, यानी कि मेटल और एक नॉन मेटल मिलने से क्या बना है, आयनिक कंपाउंड बना है। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, आयंस में टूट जाएंगे, Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में, और Na जो होगा वो कहां पर आएगा, मेटल डिपोजिट एट कैथोड, जो कैथोड है नेगेटिव चार्ज वाला उसकी तरफ से अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि उस पर आकर के ये जम जाएगा। सोडियम जो मेटल है वो कैथोड पे आकर के जमेगा
और जो यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, लिबरेट एट एनोड, एनोड से क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, गैस के फॉर्म में लिबरेट होकर के वो निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो मेटल है हमारा सोडियम, ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, मेटल ऑक्साइड से, यानी कि मेटल से क्या हुआ कि मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से सोडियम को हम लोग क्या किए, एक्सट्रैक्ट कर दिए। किस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के प्रोसेस से। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो मेटल प्राप्त करने के लिए जो हम लोग का थर्ड स्टेप था मेटल बनाने के लिए, वो था हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल, लास्ट स्टेप। मेटल्स को जो हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करके मेटल प्राप्त किए हैं, वो अभी भी कुछ इम्प्योर है, जिससे क्या होगा, उसको रिफाइन करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग देखिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस वाइडली यूज्ड फॉर मेटल रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होता है वो वाइडली यूज होता है मेटल रिफाइनिंग के लिए। तो मेटल रिफाइनिंग के लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या है, when current pass through it impure metal dissolve into electrolyte। जब देखिए इस तरह के हम लोग यहाँ पर एक पॉट लेंगे और दो, यहाँ देखिए इधर वाले को कैथोड, कैथोड क्या लेंगे, जैसे कि हम लोग को देखिए कॉपर मेटल लेना पड़ेगा। अगर कॉपर को, जैसे कि हम इस एग्जांपल में हम लोग क्या करना है कि एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं कॉपर को हम लोग रिफाइन कर रहे हैं, तो ये कॉपर लेना पड़ेगा, कॉपर का रोड कैथोड लेना पड़ेगा और वो भी प्योर कॉपर लेना पड़ेगा। ठीक है, और राइट साइड में जो एनोड है, यहाँ पर जो प्लस चार्ज है वो लेना पड़ेगा आपको इम्प्योर मेटल, जिसको रिफाइन करना है। ठीक है, जिसको रिफाइन करना है, और वो काफी ठीक लेना पड़ेगा, मोटा। और जो रिफाइन नहीं कर रहा है, जिस पर कि यहाँ पर लाना है, जैसे कॉपर का रोड हम लोग ले रहे हैं कैथोड का, वो उसको थीन लेना पड़ेगा, किसको, इसी पर आकर के वो अट्रैक्ट होगा, प्योर मेटल। उसके बाद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे हम लोग। कॉपर सल्फेट से लिए, अगर कॉपर को रिफाइन करना है तो कॉपर सल्फेट लेंगे, एल्यूमिनियम को रिफाइन करना है तो एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि सल्फेट का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, मेटल सल्फेट का। उसके बाद जब हम लोग जैसे स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर ये कि ब्रेक्स होगा, आयंस जो है ब्रेक्स होंगे। जैसे कि कॉपर का वैलेंसी क्या होता है, +2, तो ये +2 जो एक्स्ट्रा इसके पास है मेटल के पास, वो क्या करेगा, उसको लूज करेगा। जब वो लूज करेगा तो इस तरह से कॉपर सल्फेट में जैसे जैसे इसका सॉल्यूशन में कॉपर आएगा, तो वो क्या करेगा कि वो कैथोड पर आके प्योर जो कॉपर है, एक एनोड की तरफ से जो प्योर कैथोड है वो आकर के चिपकता जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस ये रेगुलर होता जाएगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती रहेगी तब तक वो क्या करेगा कि जिसको हम लोग रिफाइन कर रहे हैं कॉपर मेटल को, जो इम्प्योर मेटल है, उसमें से जो प्योर मेटल होगा, कॉपर होगा, वो एक्सट्रैक्ट होकर के वो चिपकने लगेगा, किस पर, यहाँ कैथोड पर आके चिपकने लगेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि नीचे में जो है, यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर प्रोसेस देखते हैं, दिस इज सोल्यूबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड। क्या होगा कि एनोड के नीचे जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगे उसमें वो नीचे चले आएंगे, यहाँ पर इसके एनोड के नीचे में आके बैठ जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, एनोड मड बोलेंगे। एनोड मड जो इम्प्योरिटीज होंगे, और जो प्योर होगा वो प्योर कॉपर वो कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर कॉपर मेटल पर आकर चिपक जाएगा। और कुछ देर के बाद क्या होगा, ये जो थिक था एनोड वाला, जो इम्प्योर था मेटल, वो अब जाकर के थीन हो जाएगा, और जो थीन था पहले पतला था, वो अब जाकर के मोटा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्योर एनोड का जो प्योर जिसको हम लोग रिफाइन कर रहे थे प्योर मेटल है, वो आकर के अब आपको कैथोड पर टोटली चिपक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, रिफाइनिंग हो जाएगा कॉपर मेटल का, और हमारे इस कैथोड पर प्योर कॉपर मेटल हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 स्टेप हम लोग ने सीख लिया कि कैसे हम लोग को प्योर मेटल प्राप्त होगा स्टूडेंट्स। और लास्ट टॉपिक इज कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? इस कोरोजन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। The surface of some metal corrode when they are exposed to moist air a long time is called corrosion। सरफेस ऑफ सब मेटल्स क्या होता है कि वो मॉइस्चर्स में लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चर्स के कांटेक्ट में आने पर क्या होता है कि वो कोरोड हो जाता है, यानी कि वो खराब होने लगता है, उस पर रस्टिंग आने लगती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। मॉइस्ट के कांटेक्ट में आने तक लॉन्ग टाइम तक सरफेस क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, यानी कि बर्बाद होने लगता है, खराब हो जाता है। तो इस कोरोजन से बचने के लिए प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है, कैसे बच सकते हैं? तो देखिए कुछ प्रोसेस है यहाँ पर, जैसे कि पेंटिंग है ना, मेटल्स के सरफेस को पेंटिंग कर सकते हैं, फिर ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन से बचाया जा सकता है, और एलॉय बना करके उनको बचाया जा सकता है।
तो देखते हैं यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन को हम लोग देखते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है? इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। आयरन और स्टील जो मेटल होता है, आयरन और स्टील को हम लोग उसके आउटर सरफेस पर जिंक की थिन लेयर चढ़ा देंगे तो क्या होगा कि वो प्रोटेक्टिंग हो जाएगा, वो प्रोटेक्शन हो जाएगा उसका, किससे? रस्ट से। तो रस्ट से बचाने के लिए आयरन और स्टील पर जिंक की पतले लेयर को जो चढ़ाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इससे क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन होगा। सेकंड हमारा है एलॉय बना करके। एलॉय बना करके क्या होगा कि हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन से मेटल्स को। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। ये क्या है? एलॉय क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, किसका? टू और मोर मेटल्स का हो सकता है, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिला करके इसका क्या एलॉय बना दिया जाएगा। और एलॉय जो होते हैं कि वो उन पर रस्ट नहीं लगता है, वो कोरोड नहीं होते हैं कभी, काफी लॉन्ग टाइम तक छोड़ देने के बाद भी क्या होगा? वो कभी भी कोरोड नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल्स में देख सकते हैं, आयरन जो है वो आयरन और कार्बन का एलॉय होता है। फिर यहाँ पर स्टील जब बनाया जाता है तो आयरन, निकेल और क्रोमियम को मिला करके जब बनाया जाता है तो वो स्टील जो होता है उस पर स्टील पर कभी भी रस्टिंग नहीं होती है, आप देख ही चुके हैं घर में। उसके बाद ब्रास बनाया जाता है किससे? कॉपर प्लस जिंक को मिला करके, कॉपर और जिंक दो मेटल्स को मिला करके क्या किया जाता है कि एलॉय बनाता है ब्रास, जो कि आपको कोरोजन फ्री होता है। फिर ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन मिला करके क्या बनाया जाता है? ब्रॉन्ज बनाया जाता है। ये भी एक एलॉय है और इस तरह से जो क्या है प्रोटेक्शन हम लोग दे सकते हैं कोरोजन से। प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं कोरोजन से। तो इन सारे मेथड से। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए होंगे टोटली हम लोग इस चैप्टर के। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।